सभी को जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। और हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो पहला टॉपिक है हमारा 1940 का अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि अगस्त में आया था। तो प्रस्ताव का मतलब आपको पता ही है, ऑफर। तो ये एक ऑफर था जो अगस्त में हमें दिया गया था। किसने दिया था और क्यों दिया था? अगस्त प्रस्ताव दरअसल ब्रिटिश ने हमको, अंग्रेजों ने दिया था। और उस समय भारत में जो वायसरॉय थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो, उनके द्वारा भारतीयों को यह प्रस्ताव दिया गया था। अब इसके पीछे की कहानी सुनिए, क्यों दिया गया था यह प्रस्ताव। दरअसल 1939 की बात है। 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में आपको पता है कि एक तरफ दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र थे और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस ये देश थे और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली, जापान ये देश थे। अब युद्ध शुरू हो गया। चूंकि ब्रिटेन भारत पर शासन कर रहा था तो ब्रिटेन चाहता था कि भारतीय उसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों के खिलाफ लड़े। लेकिन भारतीयों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करने से मना कर दिया। अब आप सोचोगे कि भारतीयों ने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग क्यों नहीं किया? पहले विश्व युद्ध में हमने ब्रिटेन का भरपूर सहयोग किया, साथ दिया, तन मन धन से। यहां तक कि भारत में जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो भारत में ब्रिटेन के लिए युद्ध प्रयासों के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। हमने अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करके और ब्रिटेन को दिया ताकि वो पहले विश्व युद्ध में लड़ सके। और बदले में हम ये चाहते थे कि जब युद्ध समाप्त हो जाए तो ब्रिटेन इस एहसान का बदला चुकाए और हमको कम से कम स्वशासन दे दे, होम रूल दे दे, उत्तरदायी सरकार दे दे। पर ब्रिटेन से इतना भी नहीं हुआ। उल्टा ब्रिटेन ने भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना को अंजाम दिया। उल्टा रॉलेट एक्ट लगा के भारतीयों के अधिकारों का दमन किया। अरे कौन सहन करता है यार ये सब? जब आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए हमने अपना सब कुछ दांव पे, 40,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गए। उन सैनिकों की शहादत का तो ख्याल किया होता, लेकिन नहीं, ब्रिटेन ने भारत के लोगों के साथ दगा किया। दगा समझते हो? पीठ में छुरा घोंपने वाली बात। दुनिया में सबसे ज्यादा बुरी पता है कौन सी चीज लगती है? दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है कि जब आप किसी का उसके बुरे समय में साथ दो और वो व्यक्ति उल्टा जो है बाद में जब उसका अच्छा समय आ जाए तो उल्टा आपके लिए गड्ढा खोद दे, उल्टा आपका कुछ बुरा कर दे। इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं लगता। एक तरीके से पछतावा होता है कि हमने इस व्यक्ति का साथ दिया ही क्यों था। तो भारत ने पहले विश्व युद्ध से सीख ली और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन को मना कर दिया कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और इसलिए नहीं देंगे क्योंकि तुम बदले में हमको क्या दोगे? पहले तुम हमको लिखित में दो, जो जो हम चाहते हैं तुम हमको दोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। और उस समय भारत के लोगों की मांग थी एक संविधान सभा के गठन की, कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाए, भारत को आजाद किया जाए। तब तक हम पूर्ण आजादी, स्वतंत्रता की बात करने लगे थे। हमने पूर्ण स्वराज्य मांगना शुरू कर दिया था कि यदि तुम हमें आजादी देने का आश्वासन देते हो, तुम भारत की एक संविधान सभा का हमको आश्वासन देते हो, तो युद्ध में हम तुम्हारे साथ हैं। अब चूंकि आपको पता है जब युद्ध शुरू हुआ ना, तो जर्मनी ने ब्रिटेन और फ्रांस की हालत खराब कर दी। उस समय सोवियत संघ और अमेरिका युद्ध में नहीं आए थे। ब्रिटेन फ्रांस की हालत खस्ता हो गई और ब्रिटेन और फ्रांस जो है ना, वो फ्रांस तो हार भी गया, फ्रांस तो एक प्रकार से उसका पतन हो गया। और ब्रिटेन को भी डर सता रहा था हिटलर का, इटली का, मुसोलिनी का। तो फिर भारत के साथ में थोड़ा सा नरम रवैया अपनाया और अपने वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को 1940 में एक प्रस्ताव देने को, मतलब उनको लगा कि भारतीय जो है ना वो मान जाएंगे, थोड़ा सा लॉलीपॉप देंगे, खुश हो जाएंगे। पर इस बार हम पहले से ही सोच चुके थे कि हम ब्रिटेन का साथ नहीं देंगे जब तक लिखित में नहीं आश्वासन देता कि हम आपके साथ हैं, या आप हमारा साथ दो तो हम आपको आजादी देंगे, आपकी मांगों को पूरा करेंगे। हम वो कहते ना, एक कहावत आपने सुनी होगी, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। भाई हम दूध के जले हुए थे और एक बार नहीं, दसियों बार ब्रिटेन ने हमेशा हमारे साथ ऐसा ही किया। हम दूध के जले हुए थे और इस बार छाछ को भी बहुत फूक फूक कर ध्यान से पी रहे थे।
ब्रिटेन ने भारत में एक प्रस्ताव दिया, अगस्त 1940 में आया था। अब अगस्त में कई सारी चीजें भारत में हुई तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक आप सुनोगे अगस्त घोषणा, मेरी बात ध्यान से सोचना, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्रांति, सब अलग अलग है। अगस्त घोषणा का संबंध 1917 से है, जब ब्रिटेन के जो भारत सचिव है उन्होंने, मॉन्टेग्यू जो उस समय भारत सचिव हुआ करते थे, घोषणा की थी कि भारत में हम उत्तरदायी शासन या सरकार की स्थापना करना चाहते हैं, उसको कहते हैं अगस्त घोषणा। अब समझे मेरी बात, अगस्त घोषणा 1917 में है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं। लॉर्ड लिथगो के द्वारा भारत में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, हमारा सहयोग लेने के लिए, दूसरे विश्व युद्ध में भारत का साथ लेने के लिए। और अगस्त क्रांति जो है ना, हम बाद में पढ़ेंगे, ये आप देखोगे कि अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपको मिली। भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति कहते, क्योंकि वो अगस्त में ही शुरू हुई थी, 9 अगस्त 1942 से। समझ गए आप लोग? तो इस तरह से अगस्त, तीनों में अंतर समझ में आया? कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगस्त में ही, भारत आजाद भी अगस्त में ही हुआ है। हमारे लिए अगस्त का अपना एक महत्व रहा है, चाहे अगस्त प्रस्ताव हो, अगस्त घोषणा हो, अगस्त क्रांति हो, आजादी हो, सब अगस्त में हुआ। तो हमने देखा कि भारत में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। लाया क्या गया जनाब? भारत के लोगों को बहलाया जा रहा है, उछलाया जा रहा है, ठीक है। और भारतीय पता है किस मोड में? भारतीय उस मोड में, जैसे शायर ने कहा है ना, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन खुश रहने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। एक शेर है गालिब का, हमें पता है असलियत, पर हमें बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए ये प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि युद्ध में हमारा साथ दोगे और युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन होगा। एक संविधान सभा का गठन होगा नहीं, बल्कि एक संविधान सभा के गठन पर विचार करेंगे। मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि हम कर ही देंगे, हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा के गठन पर विचार करेंगे। मतलब मान के मत बैठ जाना कि हो ही जाएगी, और भारतीयों द्वारा वो निर्मित होगी। इस निर्मित संविधान को ब्रिटेन की संसद द्वारा मंजूरी दी जाएगी। इस तरह से, क्योंकि अभी तक हमारे सारे कानून कौन बना रहा है? अभी तक भारत के लिए सारे कानून बनाए अंग्रेजों ने। याद करो, आखिरी कानून जो उन्होंने पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो भी ब्रिटेन की संसद में पास हुआ। तो अब ये संविधान भारत के लोग बनाएंगे, संविधान सभा बनाएगी और इसको ब्रिटेन की संसद मंजूरी भी देगी। इसके साथ अब खाली संविधान सभा के लालच से भारतीय युद्ध में नहीं आएंगे। ब्रिटिश एक बात जानते थे कि सिर्फ संविधान सभा का लालच भारतीयों को नहीं ला सकता साथ में, इसीलिए उन्होंने क्या किया, और कुछ भी हमको दिया कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा डोमिनियन स्टेटस हम आपको देंगे। डोमिनियन स्टेटस समझते हो? डोमिनियन स्टेटस मतलब भारत का जो बॉस है वो तो ब्रिटेन ही रहेगा, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहेगा, लेकिन भारतीय अपने मन का शासन यहां पर चला सकते, मतलब पूर्ण आजादी नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं, कि जिनको समझ में नहीं आता सर डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। मैं आपको सबसे सरल तरीके से बताता हूं। एक होता है अपना खुद का मकान, आप अपने मकान के मालिक हैं, आप जैसा चाहे अपने मकान के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है किराएदार। किराएदार उस घर में रह रहा है, वो उस घर का उपयोग कर रहा है, घर के सारे सामान का उपयोग कर रहा है, उस घर में जो है जो भी उसको ठीक लग रहा है वो कर रहा है, लेकिन वो घर का मालिक नहीं है, घर का मालिक कोई और व्यक्ति है। और ऐसा ही मामला डोमिनियन स्टेटस का होता है। तो डोमिनियन स्टेटस आजादी नहीं है, आजादी जो है वो तो पूरी तरह से स्वतंत्रता है, हम अपने मन के मालिक हो जाए। लेकिन अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज हमारे साथ चालाकी कर रहे थे और वो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा जो है हमको दे रहे थे। और आपको पता है मजे की बात बताऊं मैं आपको, यहाँ पर मजे की बात यह है कि भारत 1916, 17, 18 के आसपास डोमिनियन स्टेटस मांग रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने नेहरू रिपोर्ट वगैरह में भी डोमिनियन स्टेटस मांगा, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। हमने 1929 तक वेट किया। 1929 का आपको पता है कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, और उस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन में भारत ने पहली बार
पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, पूर्ण स्वराज्य की, कि अब हमें आजादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। कब की बात है, आप जरा ध्यान दो वर्ष के ऊपर, 1929। और भाई साहब 1940 में अंग्रेज जो है ना, ये कह रहे हैं कि डोमिनियन स्टेटस आपको हम दे देंगे। आप सुबह उठकर ब्रेकफास्ट मांगो, सुबह उठते से कई लोगों को नाश्ता करने की आदत होती है, ब्रेकफास्ट चाहिए। अब सुबह 8 बजे उन्होंने ब्रेकफास्ट मांगा, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, लेकिन उनको नहीं मिला। दिन में लंच के टाइम पर भी उनको ब्रेकफास्ट नहीं मिला। रात को डिनर का टाइम हो गया है, हमें अब डिनर चाहिए, और वो हमको कह रहे हैं कि ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट कौन करेगा मुझे बताइए? रात को डिनर के टाइम पर नाश्ता कोई करता है भला? तो भाई तुम पीछे चल रहे हो, हम आजादी मांग रहे हैं, तुम डोमिनियन स्टेटस की बात करते हो। और ये तो हम बहुत पहले छोड़ आए, वो गाना था ना, छोड़ आए हम वो गलियां, तो वो गलियां तो हम छोड़ के आ गए, पर ये मान नहीं रहे। और फिर क्या कह रहे हैं, युद्ध के दौरान भारत की सुरक्षा। अब आपको अगर इस बात की चिंता है कि युद्ध में अगर भारत शामिल होगा तो उसकी सुरक्षा का क्या होगा, है ना, तो भारत की सुरक्षा की चिंता मत करिए, हम एक युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन करेंगे जिसमें ब्रिटेन और भारत के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। तो इस तरह से अगस्त प्रस्ताव जो है ना, ये कुछ भी नहीं था, मतलब एक प्रकार से जो चीज हम मांग ही नहीं रहे, ये वो देने की कोशिश कर रहे हैं। वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी और उनका बहुमत रखा जाएगा। अच्छा, वायसराय की परिषद आपको पता होगी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का इतिहास जो है ना, वो बहुत पुराना है। 1853 में जब चार्टर एक्ट आया, तो वायसराय की कार्यकारी परिषद और वायसराय की विधायी परिषद को, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो भाग कर दिए गए। इस वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले एक भी भारतीय नहीं हुआ करता था, आपको पता है, मतलब सारे मंत्री जो है वो उनके हैं। हमारा मिनिस्टर नहीं था, भारतीय नहीं था, सारे उनके लोग थे। अब उन्होंने क्या किया, 1909 में एक्ट पास किया, आपने नाम सुना होगा इसको, हमारे मॉर्ले मिंटो एक्ट के नाम से जानते को। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या, चीजों को रिलेट करके जाइए। आप सिर्फ अगस्त प्रस्ताव पढ़ रहे हैं, तो अगस्त प्रस्ताव में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पीछे से आती है, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे से लेके आऊं, कोई समस्या तो नहीं है, और समस्या होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा अगर मैं आपको सिर्फ यहीं से बताऊंगा। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 1909 में पहली बार एक भारतीय की एंट्री होती है। पूरी दुनिया उनका नाम जानती है और आप भी जानते होंगे, बताओ कौन सा नाम है वो? पहले भारतीय जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने का गौरव प्राप्त किए, मिनिस्टर बने, उनका नाम था सर एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो एसपी सिन्हा साहब के साथ भारत में आप देखोगे वायसराय की कार्यकारी परिषद में एंट्री हो गई, किसकी? भारतीयों की, पहली बार। लेकिन आगे जाके 1919 के एक्ट में ये संख्या 3 कर दी, आधी कर दी। अब ये कह रहे हैं कि वायसराय की परिषद, मतलब मंत्री परिषद में ज्यादातर लोग भारतीय होंगे, ये भी हम आपको कर देंगे, मतलब ब्रिटेन के लोग कम हैं, ये कर देंगे। तो ये अगस्त प्रस्ताव आया। अब आप मुझे बताओ, आप होते तो क्या करते? कई बच्चे ना रटने की कोशिश करते, बोलते सर भूल जाते। आप इसलिए भूल जाते क्योंकि आपने ठीक से समझा नहीं, पढ़ा नहीं। आप अपने आप को यहां पर रख के देखो, आप अगस्त प्रस्ताव आपको दिया जाता, ऑफर किया जाता, मानते आप? तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं होता तो मैं तो अगस्त प्रस्ताव को नहीं मानता, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में मैंने कहा ना कि हम डिनर मांग रहे हैं, तुम ब्रेकफास्ट दे रहे हो। कोई गधा होगा, मूर्ख होगा, जो इस प्रस्ताव को मान लेगा। आप नहीं मानते ना। वही किया उस समय भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस में भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय का सबसे बड़ा दल था, उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और करना भी था, रटने की जरूरत नहीं है। इट्स कॉमन सेंस, क्या बोलते हैं इसको? कॉमन सेंस है, लॉजिक है, जो बहुत कम लोगों के पास होता है दुनिया में। तो इसको मना कर दिया। पंडित नेहरू ने कहा कि यह मुद्दा तो पहले ही महत्वहीन हो चुका है। आप भी पता है, डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा 1929 में ही खत्म हो गया। तुम हमसे जो है अब हमको दे रहे हो, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं, अब ये हमको चाहिए भी नहीं। आप समझ गए मेरी बात? मतलब ये वैसा ही है
कि आपने बरसात में किसी व्यक्ति से, ठीक है, आप बरसात में किसी व्यक्ति से बोलो कि मुझे छाता लाके दे दो बारिश में, जुलाई अगस्त सितंबर में, और वो आपको मार्च में फरवरी में छाता लाके दे रहा है। अब उसका क्या मतलब है? बारिश जा चुकी है, दिसंबर में बारिश नहीं होती भारत में, उत्तर भारत में, जनवरी में फरवरी में आपको छाता लाके दे रहा है। तो यही चीज समझ में आनी कि समय का कोई मतलब ही होता है कि नहीं होता है। अब डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति आप हमें देने की बात करो, हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। मुस्लिम लीग की बात करते हैं, उस समय कांग्रेस के अलावा एक पार्टी और थी जिसके काफी सारे लोग फॉलोवर थे, और वो खास करके कट्टर सांप्रदायिक लोग। मुस्लिम लीग तब तक भारत में अच्छा खासा अपना आधार बना चुकी थी, तब तक भारत में मुसलमानों को भड़का चुकी थी, एक अलग देश का राग अलापने लगी थी, भाई इनको चाहिए था पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग ने इसी 1940 में एक अधिवेशन लाहौर में हुआ था और पाकिस्तान की मांग करनी शुरू कर दी थी कि हमको एक अलग पाकिस्तान दे दो। तो अगस्त प्रस्ताव में पाकिस्तान की आपको पता है कोई चर्चा हुई? अभी मैंने आपको अगस्त प्रस्ताव पढ़ाया, उसमें लिखा था कहीं कि पाकिस्तान दे देंगे? नहीं, पाकिस्तान की बात ही नहीं हुई। तो मुस्लिम लीग नाराज होगी। मुस्लिम लीग ने भी जो है इसको अस्वीकार कर दिया, इस प्रस्ताव को। हालांकि उन्होंने अल्पसंख्यकों के मामले में जो उनका विचार था अंग्रेजों का, उसको स्वागत किया कि हम अल्पसंख्यकों के लिए अलग से विचार करेंगे, वो ठीक लगा उनको, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहाँ है? तो इस तरह से मुस्लिम लीग को ये चीज पसंद नहीं आई, मतलब ना तो कांग्रेस को पसंद आई ना मुस्लिम लीग को। कांग्रेस को क्यों नहीं आई मैं आपको बता चुका हूं। कांग्रेस मांग रही थी क्या? कांग्रेस मांग रही थी आजादी, वो नहीं दे रहे हो तुम। मुस्लिम लीग मांग रही है पाकिस्तान, वो नहीं दे रहे हो। दोनों ने स्वीकार नहीं किया, ठीक है। इसके बाद ये चूंकि मैं आपको बता चुका मार्च 1940, अगस्त प्रस्ताव तो अगस्त में आया, 1940 में मार्च में कुछ महीनों पहले ही मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है लाहौर में। लाहौर आपको पता है पंजाब प्रांत में आता है, पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। तो लाहौर में एक अधिवेशन हुआ और पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। यहां पहली बार भारत से एक अलग देश की मांग हुई थी, क्या आप जानते हैं? इसके पहले कभी पाकिस्तान की मांग नहीं थी भारत में। पाकिस्तान शब्द का इजाद पहले ही हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था कि भाई एक उसको लगा, उसने कल्पना की कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए, जगह इसको स्थान कहते हैं हमारे यहाँ, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर सिर्फ मुस्लिम लोग रहे, पाक होगा वो पूरा स्थान, पवित्र होगा। तो इसलिए उसने पाकिस्तान नाम का एक शब्द गढ़ लिया और उसको मुस्लिम लीग ने सीरियसली ले लिया। और सीरियसली लिया तो इतना सीरियस ले लिया कि उसके बाद भारत की आजादी तक बस एक ही चीज, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की मांग शुरू की और इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में फजलुल हक खलीकुजमा, सिकंदर हयात खां इनकी भूमिका रही। हालांकि अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग नहीं मानी, ये बात मैंने आपको बता दी। निष्कर्ष की बात करते चलिए, तो अगस्त प्रस्ताव से क्या निष्कर्ष निकल के आता है आपको समझ में आ गया होगा। अगस्त प्रस्ताव का महत्व संवैधानिक दृष्टि से आपको दिख जाएगा। कैसे? कि ब्रिटेन की सरकार ने पहली बार, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार था कि जब अंग्रेजों की सरकार ने भारत में संविधान सभा पर बात तो की, वरना ये तो बात करते नहीं। वो कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये वैसी स्थिति, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हालत खराब थी और वो भारतीयों का सपोर्ट चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये जो आपको मैं बता रहा हूं, ये सारा अगस्त प्रस्ताव का ड्रामा, ये संविधान सभा की बात इसलिए की थी और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे जाके भारत की एक संविधान सभा का गठन भी हुआ और ये पहली बार था जब वो डोमिनियन स्टेटस देने को भी तैयार थे, ये वो लोग थे। तो पहली बार था। तो इस तरीके से ये सारी चीजें मैंने आपको, आगे बढ़े। अगली घटना क्या है? अगली घटना समझो। अब थोड़ा सा इतिहास में आजादी की तरफ हौले हौले कदम कदम आगे बढ़ेंगे। जब अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया, मतलब बातचीत खत्म, ना हम उनका साथ दे रहे हैं और ना ही वो हमको आजादी दे रहे हैं, मतलब दोनों धड़े अलग हैं। इस बीच कांग्रेस फंस गई। कांग्रेस की परिस्थिति को समझो। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ब्रिटेन का साथ दे रही है युद्ध में? नहीं दे रही है, मतलब खिलाफ है।
कांग्रेस ब्रिटेन के खिलाफ भारत में कोई आंदोलन कर रही है? नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। कई कांग्रेसी नेताओं का, जैसे जवाहरलाल ने सॉरी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का ये मानना था कि भाई दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेज बिजी हैं, उधर लड़ रहे हैं, इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, एक बेहतरीन सा आंदोलन जो है खड़ा कर दो, एक जबरदस्त एक राष्ट्रीय आंदोलन करते हैं और अंग्रेजों को लात मार के निकालते हैं। इस बीच हमारे एक प्रिय स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी, उनके अपने आदर्श, उनके अपने नियम। महात्मा गांधी जी का कहना है कि ये बात तो गलत है, मैं दुश्मन पर भी उस समय वार करना पसंद नहीं करता जब वो कहीं और बिजी हो, मतलब मेरी रणनीति के ये खिलाफ है। अंग्रेज भले ही वो मेरा दुश्मन हो सामने वाला, लेकिन अगर वो मेरे साथ लड़ाई नहीं कर रहा है, कहीं और देख रहा है या उसका ध्यान कहीं और है, तो मैं ऐसे समय पर उस पर वार, मतलब किसी की मजबूरी का फायदा उठाना मुझे नहीं आता। महात्मा गांधी जी का कहना था कि मैं अभी जो है आंदोलन नहीं कर रहा। तो फिर कुछ कांग्रेसी नेता जो है वो और चिढ़ गए, फिर हम करें क्या? बापू, या तो तुम अंग्रेजों का साथ दो, जो तुम दे नहीं रहे हो। तुमने कहा कि हम जो है युद्ध में इनका साथ नहीं देंगे जब तक ये आजादी की बात मांग पर बात नहीं करते, चलो नहीं दे रहे तो साथ भी नहीं दे रहे। दूसरी तरफ आपसे हम कह रहे हैं कि आंदोलन कर दो, कम से कम इसका फायदा उठा के भारत को आजाद करा लो, तो आप वो भी नहीं कर रहे हो। बोले नहीं, अभी अंग्रेजों के खिलाफ जब तक वो उधर से फ्री नहीं हो जाते हम आंदोलन, मतलब उनकी रणनीति ऐसी थी कि अगर सामने वाले पर वार करना है तो तब करो जो वो आपकी तरफ देख रहा हो, मतलब जब उसका ध्यान आप पर हो। कई बार आपने देखा हो महात्मा गांधी के विचारों को आप एथिक्स में भी पढ़ते हो, महात्मा गांधी जी साध्य साधन पवित्रता की बात करते। साध्य साधन पवित्रता जानते हो? मतलब उनके लिए मंजिल भी पवित्र होती है, लक्ष्य भी, और उसको प्राप्त करने का तरीका भी। वो अच्छे काम को भी गलत तरीके से करना पसंद नहीं करते। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का मानना अलग था। उनका मानना है कि देश की आजादी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता और इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो गलत नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, है ना। तो अगर हम आजादी के लिए कुछ कर रहे हैं, देश को इन ब्रिटेन के गोरों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे भी करें, हमें तो आजादी चाहिए। और इस चक्कर में ही आपको पता है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद हो चुके थे। यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा कांग्रेस की अध्यक्षता से। सुभाष चंद्र बोस को एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना पड़ा। भारत से बाहर जाके उन्होंने आजाद हिंद फौज के जरिए इस काम को करने की कोशिश की, पर महात्मा गांधी जी नहीं माने। फिर भी महात्मा गांधी जी से किसी ने कहा कि ऐसे तो अंग्रेज आपको कायर समझेंगे, तुम तो कायर हो क्योंकि तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो इसीलिए उन्होंने एक नया रास्ता निकाला, व्यक्तिगत सत्याग्रह, कि हम अंग्रेजों के सामने कम से कम विरोध तो जताएं कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। और एक नई चीज लेकर आए, पता है क्या? अपने पिटारे में से एक नया आंदोलन लेकर आते हैं जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जानते हैं और कई लोग इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये चीज, अब समझो इसको। दरअसल 17 अक्टूबर 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया, तो महात्मा गांधी जी ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे युद्ध प्रयासों में तुम्हारे साथ नहीं हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा नहीं, हम विरोध में ही हैं। क्योंकि तुम्हें तो गलतफहमी हो सकती है ना कि अगर भारतीय हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो विरोध भी कहां कर रहे हैं। कौन सा उन्होंने हमारा युद्ध का विरोध किया? मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साथ भी नहीं देते और विरोध भी नहीं करते, न्यूट्रल वाली बात। तो आपको ऐसा ना लगे हम न्यूट्रल है, हम हैं तो तुम्हारे विरोध में। और महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया व्यक्तिगत सत्याग्रह का। मतलब इसके तहत एक व्यक्ति को चुना जाएगा कि ये व्यक्तिगत सत्याग्रही है और वो जो है सत्याग्रह करेगा। वो वहां के जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उनको पहले ही सूचना दे देगा, फलाना दिन फलाना जगह पर सत्याग्रह करेगा, वहां लोग जुटेंगे और वो अपनी गिरफ्तारी देगा। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह आगे बढ़ेगा और दिल्ली की तरफ चलेगा। इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यही दिल्ली चलो आंदोलन भी है। कभी आप ऐसा सुनो ना तो कंफ्यूज मत होना, व्यक्तिगत सत्याग्रह इज इक्वल्स टू दिल्ली चलो आंदोलन, एक ही है, ठीक है, नाम अलग अलग है। तो ये उद्देश्य क्या है? व्यक्त करना कि भारत के लोग युद्ध में ब्रिटेन का पक्ष नहीं ले रहे,
हम बिल्कुल ब्रिटेन के साथ नहीं है, और ना ही हम जो है इटली और जर्मनी के साथ, फासीवाद और नाजीवाद के साथ भी नहीं है और ब्रिटेन के साथ भी नहीं है। और हम ये मानते हैं कि भारत की जो है ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार, मतलब हमारे लिए मालूम है दुनिया में युद्ध चल रहा है। आप देखो, दो लोग लड़ रहे हैं, एक तरफ मित्र देश, दूसरी तरफ धुरी देश। अब आपसे पूछा जाए कि तुम किसकी तरफ हो, तुम किसकी साइड हो? आप ब्रिटेन की साइड हो, मित्र देशों की साइड की, इटली जर्मनी फांसीवादी ताकतों के साथ? तो हम कह रहे हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई। क्या मतलब है चोर चोर मौसेरे भाई का? मतलब है कि हमारी नजर में तो तुम दोनों ही चोर हो, ठीक है, तुम्हारा नाम अलग अलग है बस। तुम मित्र देश के नाम पे लड़ रहे हो और तुम धुरी राष्ट्र के नाम पर लड़ रहे हो तुम दोनों चोर, और हम चोरों का साथ नहीं देते। तो हमारी नजर में तो कोई अंतर ही नहीं है। कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्ण स्वीकार किए जाने के लिए सरकार को एक मौका और देना, अगला उद्देश्य कि कांग्रेस जो मांग कर रही है ना, चुपचाप से मान लो, नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे। एक और मौका देते हैं, ये दिखलाना कि हमारा धैर्य हमारी कमजोरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी व्यक्ति को सहन कर रहे हो कुछ और सोच के, पर वो आपको इसको, आपकी इस चीज को आपकी कायरता, दुर्बलता समझता है कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो कायर है, डरपोक है। ऐसा नहीं है, आप किसी और चीज से डर रहे हो, आप किसी और चीज की वजह से नहीं कर रहे। कई बार हम लोगों का लिहाज कर रहे होते हैं लेकिन वो हमें कायर समझ लेते हैं। तो हम कायर भी नहीं है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, जानते होंगे आप इनको। भारत के इतिहास में विनोबा भावे एक सम्मानित नाम है। भूदान आंदोलन के लिए तो आप कम से कम इन्हें जानते ही होंगे। इन्होंने भूदान आंदोलन जैसा शानदार आंदोलन, ठीक है, आंदोलन किया था। तो ये पहले सत्याग्रही बने जिन्होंने महाराष्ट्र में वर्धा के निकट पवनार में 17 अक्टूबर 1940 को सत्याग्रह किया, इसकी विधिवत शुरुआत की। और दूसरे सत्याग्रही बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल। तो एक एक करके कुछ चुने हुए लोग इसमें सत्याग्रही बने। और काम क्या होता था? आंदोलन में सत्याग्रह शुरू करने से पहले वहां के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जिलाधिकारी को सूचना दी जाती थी कि हम फलाना जगह पर आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, बैठ धरना देंगे। और उसकी सूचना के बाद भाषण दिया जाएगा और गांव की ओर प्रस्थान किया जाएगा। इसको प्रस्थान कर लेना, आगे बढ़ा जाएगा। और अगर पुलिस वालों ने नहीं रोका तो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कहां जाएंगे? कौन सा रास्ता पकड़ेंगे? दिल्ली का रास्ता पकड़ेंगे, दिल्ली जाएंगे। और इसलिए दिल्ली चलो आंदोलन का नाम भी पड़ गया इसका। इस आंदोलन में रविवार को छुट्टी रहती थी, मतलब रविवार को ये आंदोलन स्थगित रहता था। महात्मा गांधी जी ने भारत में जितने आंदोलन किए, चाहे वो असहयोग हो, रॉलेट सत्याग्रह हो, चंपारण खेड़ा अहमदाबाद हो, सविनय अवज्ञा हो, भारत छोड़ो, कोई भी हो, महात्मा गांधी का सबसे कमजोर आंदोलन माना जाता है ये, ठीक है। इसे महात्मा गांधी का एक कमजोर आंदोलन माना जाता है। और माना जाने का कारण यह है कि इस आंदोलन में बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं थी। और इसलिए भी क्योंकि अंग्रेजों ने इसको सीरियसली भी नहीं लिया और इससे कुछ होना भी नहीं था। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रहा है तो क्या फर्क पड़ जाता है, तो इसका कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। दरअसल महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के सामने विश्व युद्ध के प्रति भारतीयों की असहमति को दर्शाना चाहते थे। मतलब आंदोलन ये दिखाना चाहता था कि भारत के लोग ब्रिटेन के साथ युद्ध में नहीं है, ये दुनिया को पता चल जाए, नहीं तो उनको गलतफहमी होगी कि भाई ब्रिटेन लड़ रहा है तो भारत भी लड़ रहा होगा। तो हम ये चीज दिखाना चाहते थे, तो ये फेल हो गया। इस तरह से व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब आगे बढ़ते हैं अगली घटना की तरफ। युद्ध आगे बढ़ रहा है। इधर फ्रांस एक प्रकार से हार चुका है। युद्ध में ब्रिटेन की और मित्र देशों की हालत थोड़ी खराब है। जापान ने सबसे ज्यादा नाक में दम कर रखा है यहाँ एशिया में। जापान एशिया में आगे बढ़ता 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 भारत तक आ गया। आपको बता दूं, म्यांमार को भी जीत लिया और अब जापान जो है वो भारत में आ गया। मतलब युद्ध भारत के दरवाजे पर खड़ा है। अब तो भारतीयों का सहयोग लेना पड़ेगा ना। आप समझो, जापान के लोग कहां गए? जापान के लोग जो वर्तमान में भारत का नॉर्थ ईस्ट है ना, उत्तर पूर्व, वहां आ चुके हैं। म्यांमार के सीमा से लगे हुए जो हमारे राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इधर आ गए हैं। और इस तरह से अब युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहिए। तो इसी समय मित्र देशों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला।
विंस्टन चर्चिल के ऊपर प्रेशर डाला गया कि यार तुम ही जो है भारत को युद्ध में ला सकते हो और कोई नहीं ला सकता, तो थोड़ी कोशिश करो, हाथ पैर मारो। दूसरी तरफ ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बड़ा काइया इंसान, मतलब वो ऐसा है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए वाला आदमी। वो कहते ना कई बार रस्सी जल गई पर बल नहीं गया वाला इंसान था वो। अकड़ खत्म नहीं होती थी उसकी। युद्ध में हालत खराब है, ब्रिटेन परेशान है, और ऐसे में अगर मित्र देश कह रहे हैं भारतीयों का सहयोग लो तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन विंस्टन चर्चिल की कमर में दर्द हो जाएगा अगर भारतीयों से मदद मांग ली। झुकना उसको पसंद नहीं। वो ऐसी मानसिकता का इंसान था जिसका मानना था कि ब्रिटेन भारतीयों के सामने झुकेगा क्या? भारतीय ब्रिटेन के गुलाम हैं, भारतीय ब्रिटेन के जो है नाखून के बराबर नहीं है, हम इनके सामने कैसे झुक सकते हैं? अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? सबसे बड़ी दिक्कत यह कि विंस्टन चर्चिल फंस गया। फंस कैसे गया मैं बताता हूं। एक तरफ वो ब्रिटेन के जो दोस्त हैं, मित्र देश, वो दबाव डाल रहे हैं कि भारतीयों से बात करो। दूसरी तरफ वो करना नहीं चाहता क्योंकि उसको लग रहा है कि वो भारत को ऐसा लगेगा कि ब्रिटेन झुक गया है, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कमजोर हो गया, हमारे सामने हाथ फैला रहा है, वो भी नहीं चाहता। तो विंस्टन चर्चिल ने क्या किया? विंस्टन चर्चिल ने एक बीच का रास्ता निकाला। अब समझो बीच का रास्ता कैसे? सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली कहावत, कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मतलब मैं भारतीयों के सामने मित्र देशों को लगेगा कि मैंने सहयोग मांग भी लिया और मैं झुकूंगा भी नहीं। पुष्पा वाले कैरेक्टर का इंसान, ठीक है, झुकेगा नहीं साला, तो मत झुको, तुम ही परेशान हो रहे हो, मैं क्या करना। तो वो जो है वो भारत के लोगों के सामने फिर एक प्रस्ताव लेके आया। उसने अपने एक मिनिस्टर, उसका एक मंत्री जिसका नाम था क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स को उसने भारत भेजा। और भारत भेजा तो क्या चीज के लिए? भारत भेजा कि जाओ भारत के लोगों से बात करो, उनको एक प्रस्ताव दो, और भारतीयों को उस प्रस्ताव, हमें पता है वो नहीं मानेंगे, तुम्हें कोई बार्गेनिंग नहीं करनी, तुम्हें उस प्रस्ताव पर इधर उधर नहीं होना है, ठीक है। तुम्हें जितना कह रहा हूं उतना ज्यादा पोपट की जगह जाके बोल देना और अपने मन से दिमाग मत लगाना। भारतीय नहीं मानेंगे मैं जानता हूं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ अपने दोस्तों को दिखा दूंगा कि मैंने कोशिश की थी। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ भी कि आप कोई काम करना नहीं चाहते लेकिन कोई आपसे करवाना चाहता है, तो हम इस तरीके की बहानेबाजी या उल्टी हरकत करते हैं कि हम बोलते कि देखो हमने तो कोशिश की थी, नहीं हुआ तो हम क्या करें, करना आप चाहते ही नहीं थे। तो विंस्टन चर्चिल ने मित्र देशों के बढ़ते हुए दबाव की वजह से 30 मार्च 1942 को भारतीयों को एक और प्रस्ताव दिया, और इस प्रस्ताव को लाने वाले व्यक्ति का नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स, इसीलिए प्रस्ताव का नाम पड़ गया क्रिप्स मिशन। आप समझ रहे मेरी बात? एज सिंपल एज दैट। तो क्रिप्स मिशन, क्योंकि क्रिप्स आया था भारत में, और कई लोग इसे पहला कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। एक कैबिनेट मिशन आप पढ़ते हो 1946 में भारत आया, उसे द्वितीय कैबिनेट मिशन कहा जाता है, क्योंकि ये भी कैबिनेट मिनिस्टर ही है भाई साहब जो आए हमारे पास, तो इसे कैबिनेट मिशन ही बोलते हैं, क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं। इसने भारत में घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य जितनी जल्दी संभव हो सके स्वशासन की स्थापना करना। एक जो सुई होती है ना, सुई, अंग्रेजों की वो सुई वहीं अटक गई है, स्वशासन, वो आजादी तक नहीं आ पा रही, और आजादी तो वो भारत को देना भी नहीं चाहते ना। पागल है क्या? इतनी मेहनत से, मशक्कत से, दुनिया भर के जो है बुरे काम करके, दुनिया भर के निंदनीय काम करके, घृणित काम करके भारतीयों पर शासन किया, इतनी आसानी से छोड़ देंगे क्या? है सारे पाप करे ब्रिटेन ने, जितने भी दुनिया में पाप की किताब में लिखे हुए पाप है ना, वो सारे पाप किए हैं हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए, हमारे ऊपर शासन करने के लिए, हमारे शोषण करने के लिए। ऐसे ही छोड़ देंगे भारत को? ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। नैतिकता नाम की चीज तो उस देश में कभी थी ही नहीं। नैतिकता अगर उनके अंदर होती तो हम इस हालात में आज होते ही नहीं। नैतिकता अगर उनके अंदर होती ना, तो वो भारत का इतना शोषण नहीं करते कि उनके जाने के समय भारत एक बर्बाद देश की तरह होता, पूरा लूट के जाते वो भारत। नैतिकता कहां थी? तो आपने तो देखा ही ना, सहायक संधि, हड़प नीति, किसी से युद्ध,
इधर इसकी टोपी उसके सर, है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और ऐसे करके जो है भारत का शासन जोड़ा। तो ये वैसे ही है। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं भारत में स्वशासन की स्थापना हो जितनी जल्दी हो सके, और मैंने पहले ही आपसे कहा कि वो ये मानते थे, वो ये जानते थे कि भारतीय इसको नहीं मानेंगे। आपको क्या लगता है क्रिप्स मिशन का हाल क्या होने वाला है? विंस्टन चर्चिल पहले से जानता था। सवाल यह है कि फिर क्यों भेजा? तो भेजा क्योंकि वो किसी को कुछ दिखाना चाहता है, अपना बड़प्पन, कि मैंने तो किया था। ये देखो, ये तुम मेरी गलती निकाल रहे थे ना, मैं नहीं करता। ये देखो, ये भारतीय जो है ना, ये नहीं सहयोग करना चाहते। तो इस तरह से ये आया। और इसके साथ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? मतलब कांग्रेस ने किन लोगों को अपॉइंट किया था क्रिप्स मिशन से बात करने के लिए? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, ये दो लोगों को नियुक्त किया गया था बात करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्स मिशन अपने पिटारे में क्या लाया था। ठीक है, वो था तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया, क्या लाया? तो ये लेकर आया, पहला, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस। आप सर पकड़ लो तो ही अच्छा है। क्या देंगे? युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस। दूसरा, संविधान सभा। ये पहली बार था जब अंग्रेजों ने मान लिया कि हां, आपकी एक संविधान सभा होगी। पहली बार कंफर्म, औपचारिक रूप से, सील ठप्पे के साथ। समझ गए आप लोग? तो इस तरह से, तो कहानी की तरह आप लोग चीजों को देखो, ऐसा समझो कि एक मूवी देख रहे हो जो आजादी से जुड़ी हुई है। एक एक करके इसमें घटनाएं हो रही है, जैसे मूवी में होता, मूवी चलती रहती है, आप देखते रहते हो। क्लाइमेक्स वो अलग बात है कि आपको पता है। नॉर्मली हम लोग मूवी देखते हैं ना, तो हमको कई बार पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, इसलिए सस्पेंस बना रहता है। इस मूवी की एक खास बात यह कि इसका क्लाइमेक्स आपको पता है कि आगे जाके क्या होगा। विलन जो है ना, भागेगा यहां से, ठीक है, दौड़ लगा के मुंह छिपा के भाग जाएगा, ये हमको पता है। अंत में जीत तो सत्य की होगी, लेकिन फिर भी समझो कैसे होगा। संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। अब आपसे कभी कोई पूछे ना क्वेश्चन में कि संविधान सभा को बनाने की मांग किसने स्वीकार की? क्रिप्स मिशन। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि संविधान सभा कैसे बनेगी। आप दो बातों में अंतर समझो। एक होता है कि संविधान सभा होगी, ये बात तो इसने मान ली, पर कैसे होगी ये इसका काम नहीं था, है ना। एक होता है कि आज क्या बनेगा, आज मटर पनीर बनेगा, लेकिन मटर पनीर कैसे बनेगा वो दूसरी बात है। तो इसने ये तो कहा कि संविधान सभा होगी, लेकिन संविधान सभा कैसे बनेगी ये बताया था कैबिनेट मिशन। 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत में आता है, उस कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन का फॉर्मेट दिया। कितने लोग होंगे, कैसे चुने जाएंगे, कितनी जनसंख्या पर एक व्यक्ति होगा, चुनाव कैसे होगा, ये सारी बात कैबिनेट मिशन ने की थी। समझ गए आप लोग? चलिए तो आगे बढ़े। अगला है प्रांतों को आत्मनिर्णय का अधिकार। इसने ये चीज बड़ी गलत की। क्रिप्स मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। मतलब जैसा मुस्लिम लीग चाहती थी कि बस कुछ ऐसा बोल दो कि दिल खुश हो जाए, और क्या बोल दो कि हाँ हम भारत से एक पाकिस्तान का नाम का अलग देश बनाने जा रहे, वो पाकिस्तान की बात सुनने को नहीं मिली मुस्लिम लीग को। तो एक तरीके से क्रिप्स मिशन अच्छा है कि वो पाकिस्तान की मांग को, डिमांड को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम क्रिप्स मिशन ने पता है एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? इन्होंने ये कहा कि प्रांतों को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। मतलब जो भारत में प्रांत है ना, ये अगर भारत में साथ में रहना चाहेंगे तो रहेंगे, इनको अलग होना है तो अलग भी हो सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये, मतलब इनको संविधान नहीं मानना है तो नहीं माने। तो इन्होंने एक रास्ता जो है वो तो छोड़ दिया, सीधे सीधे से इन्होंने पाकिस्तान नहीं दिया, पर पाकिस्तान की मांग को इनडायरेक्टली एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा हो सकता है, कोई प्रांत अलग हो सकता है। ये चीज गलत थी। इसके बाद संविधान निर्माण तक भारतीयों की रक्षा का दायित्व ब्रिटेन का होगा, अगर आप हमारे साथ युद्ध में आते हो तो
तो क्रिप्स मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार नहीं किया। अब आपको पता है कारण, डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट एनी मोर? अच्छा आप मुझे बताओ, कांग्रेस ने इसको स्वीकार क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने इसको स्वीकार क्यों नहीं किया? पहली बात, डोमिनियन औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहिए, आजादी चाहिए, वो कहाँ है? दूसरी चीज, कांग्रेस जो है इस बात से नाराज थी कि तुमने प्रांतों को आत्मनिर्णय का अधिकार दे दिया, ऐसे तो भारत के टुकड़े हो जाएंगे, वो भी नहीं पसंद। मुस्लिम लीग ने क्यों नहीं माना? मुस्लिम लीग ने इसलिए नहीं माना क्योंकि इनको अलग पाकिस्तान की मांग स्वीकार करवानी थी, वो नहीं हुई। तो इस तरह से खत्म। महात्मा गांधी ने इसको जो है ना पोस्ट डेटेड चेक कहा। एक शब्द आपने सुना होगा और ये पूछा भी जाता है कई एग्जाम में, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है? पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये होता है कि आपको मैं एक चेक दे रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने आपको एक करोड़ रुपए का चेक साइन करके दिया, आप तो खुश हो जाओगे। चेक मैं आपको दे रहा हूं दिसंबर 2024 का, कि आप 1 दिसंबर 2024 को इस बैंक से 1 करोड़ रुपए निकाल लेना। आप खुश हो गए, लेकिन असली बात तो कुछ और है। अक्टूबर नवंबर में तो वो बैंक ही खत्म हो जाएगी, बैंक ही नहीं रहेगी। तो जब बैंक ही नहीं रहेगी तो वो 1 करोड़ रुपए निकालोगी कहां से? अब मुझे बताओ, उस चेक का कोई मतलब रहा? नहीं रहा। ये वैसा है पोस्ट डेटेड चेक, कि आप हमें उन चीजों को दे रहे हो तब आप रहोगे ही नहीं, इस सब का मतलब ही नहीं है कुछ। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने इसको आगे की तारीख का चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा। और फिर आता है एक महासंग्राम। कांग्रेस बैकफुट पर थी, क्यों? क्योंकि अंग्रेज उनकी मांग नहीं मान रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पर दबाव पड़ता ही जा रहा है। अब महात्मा गांधी भी मजबूर हो गए, उनको भी पता था कि अंग्रेज जो है ना, ब्रिटिश जो भारत में शासन कर रहे हैं, वो कुत्ते की दुम की तरह। कुत्ते की दुम की खासियत पता है क्या होती है? कुत्ते की दुम की खासियत होती है कि वो कभी सीधी नहीं हो सकती। क्या हो सकती है बताओ? आप लाख कोशिश कर लो, वो सीधी नहीं होगी तो नहीं होगी। अंग्रेजों को तुम कितना ही सुधारने की, ठीक करने की कोशिश कर लो, वो नहीं होंगे तो नहीं होंगे, दैट्स इट। महात्मा गांधी को भी ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अब तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। और उन्होंने तय किया कि पूरे भारत में एक आंदोलन करेंगे। अंग्रेज हमको आजादी नहीं दे रहे ना, तो छीन लेते हैं, है ना। कहते ना, जहां हक ना मिले वहां लूट सही। अगर तुम नहीं दे रहे हो, हम मांग मांग के थक गए, अब हम ले लेंगे। हमारी कोई चीज अगर तुम्हारे पास है, देखो अगर मान लो, इसको ऐसे समझो कि आपकी कोई वस्तु, आपकी कोई प्रिय चीज कोई व्यक्ति ले जाए, तो आप पहली बात तो उससे मांगोगे कि भाई वापस कर दे, दे दे। अगर वो दे देता है तो बात खत्म। आप मांगोगे, बार बार मांगोगे, नहीं देगा तो क्या करें? आखिर में आपको लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा ना। तो यही हुआ, हमने भी वही किया। हमने भी तय कर लिया कि अगर ये लोग हमको ऐसे नहीं देंगे ना, हम लड़ के ले लेते। एक आंदोलन शुरू करें, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। इस बार आंदोलन का नाम ही देखो आप, क्विट इंडिया, मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो, दैट्स इट, खत्म। महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए पहले ही भारतीयों को एक मंत्र दिया कि मैं आप सबको एक मंत्र देता हूं, और उस मंत्र का नाम था करो या मरो, डू और डाई। मतलब या तो हम भारत को आजाद करा देंगे, या अपने इस प्रयास में हम मर जाएंगे। मतलब अपनी गुलामी देखने के लिए अब हम और जिंदा नहीं रहेंगे। और ये मंत्र पूरे देश में छा गया। बस सबके दिमाग में एक ही बात, करो या मरो, करो या मरो, डू और डाई। अंग्रेजों भारत छोड़ो, बस सब दूर, यही पूरी। और तब तक तो भारत में काफी सारी राष्ट्रवाद की भावना आ चुकी थी, चेतना आ चुकी थी, पहले भी बड़े बड़े आंदोलन हो चुके थे। तो ये तय किया गया कि एक आंदोलन करेंगे। 8 अगस्त 1942 की बात है। कांग्रेस एक बैठक हुई बंबई के, है ना, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, भारत छोड़ो को लेकर कि हम एक भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। और ये तय हो गया। अब अंग्रेज सरकार को मालूम था कि वो युद्ध में बिजी है, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। वो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते थे कि अगर ये आंदोलन चला और ये आंदोलन अगर फैल गया तो हमको अभी निकलना पड़ेगा झोला उठा के।
और झोला उठा के जाने की नियत उनकी थी नहीं, उस समय ऐसी कोई इच्छा नहीं थी उनकी। तो उन्होंने क्या किया, भाई सेशन को लाइक भी करो, इतना अच्छा मौका है, आजादी का मौका है, हम लोग भारत की आजादी से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ रहे हैं, ये कुछ ऐसा है जिस पर गर्व करते हैं हम। कितनी मेहनत से हम लोगों ने इस चीज को हासिल किया है, और आज मैं आपको ये सारा इतिहास इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आज मौका भी है और दस्तूर भी है। और आज के दिन जितना देश के लिए हम लोग क्या करते हैं वैसे भी बताओ, और कम से कम अगर देश की आजादी से रिलेटेड अगर यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं तो कम से कम इसमें तो साथ दो ना आप हमारा। इससे बढ़कर भी कुछ है क्या हमारे लिए बताइए? सिर्फ अपने डीपी में तिरंगा लगा देने से, स्टेटस में तिरंगा लगा देने से, या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख देने से, दूसरों को मैसेज भेज देने से हो गई आजादी, हो गया भक्ति, हो गया राष्ट्र प्रेम? तो 8 अगस्त 1942 की बात है जब वो बैठक हुई थी और तय किया गया कि हम लोग आंदोलन करेंगे। सरकार ने अगले ही दिन सुबह सुबह 9 अगस्त 1942 को सारे बड़े नेताओं को धर लिया। ऑपरेशन जीरो के तहत सबको पकड़ लिया, सबको जेल में डाल दिया। उनको एक बात पता थी कि अगर नेता ही नहीं रहेंगे तो आंदोलन कैसे होगा, है ना? सबसे अच्छा तो ये कि कांग्रेस के सारे नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दो, खत्म बात, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो उस कॉन्सेप्ट पर चल रहे कि हम बांस ही नहीं रहने देंगे। उनको क्या पता था कि तब तक भारत के लोग बिना बांस की बांसुरी भी बजाने लगे थे। ये गलतफहमी थी उनकी। कर लिया गिरफ्तार, सारे नेताओं को लगभग गिरफ्तार कर लिया, कोई फर्क नहीं। फिर भी आंदोलन हुआ। ये आंदोलन भारत के इतिहास में इसलिए एक अद्भुत आंदोलन माना जाता है, यूनिक आंदोलन माना जाता है, क्योंकि ये भारतीय जनता की वीरता और लड़ाकूपन की मिसाल था। बिना नेतृत्व के भी हमने, क्योंकि हमको तब तक काफी सारा आ चुका था, आंदोलन करने का अनुभव था, एक्सपीरियंस था, तो भारतीय जनता की वीरता और लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल था ये। और सबके दिमाग में वही एक नारा, वही मंत्र गूंज रहा था जो महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो। कि ठीक है, जब आपने देखा ना, जब बात करो मरो की आती है तो इंसान अपना पूरा जी जान लगा देता है, एफर्ट्स लगाता है, सब कुछ करता है। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में यह प्रस्ताव पास हुआ था। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में मुंबई में यह प्रस्ताव पास हो गया। और अगले दिन ऑपरेशन जीरो आवर, सरकार ने जीरो टॉलरेंस, मतलब नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। अगले ही दिन उन्होंने क्या किया, अगले ही दिन उन्होंने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस के जितने भी थे। और इससे क्या हुआ, इससे जनता में चरम आक्रोश, गुस्सा तो आएगा भाई, सारे बड़े बड़े नेता जो हैं वो सब गिरफ्तार कर लिए इन लोगों ने हमारे, हमको गुस्सा नहीं आएगा? तो इससे क्या हुआ ना, इससे जनता और उग्र हो गई। इस बार जनता ने जिसको जो ठीक लगा किया। पहले तो क्या होता ना, महात्मा गांधी वगैरह कहते थे वही करते थे। इस बार तो कुछ भी नहीं देखा, ठीक है? तो इस बार सारे बंधन तोड़ दिए गए, सारी सीमाएं तोड़ दी गई। जिनको पर्चे बांटने थे उन्होंने पर्चे बांटे, जिन्होंने हिंसा कर, कई लोगों ने रेल की पटरियां उखाड़ दी, दफ्तरों में आग लगा दी, सरकार के दफ्तरों को जला दिया, संचार के साधनों को उड़ा दिया, डाक तार, रेलवे की हालत खराब कर दी, जो भी मुखबिर है, जासूस है, उनको मार देना, अंग्रेज पुलिस वालों को, अंग्रेजों को मारना, सब कुछ किया जो कर सकते थे। और इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन अपने आप में एक अद्भुत हो गया। लेकिन महात्मा गांधी और सारे बड़े नेता जेल में थे, परंतु महात्मा गांधी जी ने पहले ही लोगों को कुछ गाइडलाइन दे दी थी। मतलब आंदोलन के बारे में, जैसा कि हर बार वो करते थे ना, कि जब भी कोई आंदोलन होता था तो वो पहले ही निर्देश देते कि हमें क्या करना है, वो लोगों को बता देते थे, एड्रेस करते थे कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो महात्मा गांधी जी ने पहले ही निर्देश दे दिए थे इस आंदोलन को लेकर। क्या क्या? पहला, सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़े। अभी तक वो क्या कहते थे, आप देखो, आपने अगर कभी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, आपने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को सुना है, तो पहले वो क्या कहते थे, नौकरी छोड़ दो, सरकार की नौकरी से इस्तीफा दे दो, खत्म। इस बार उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इस बार उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी मत छोड़िए, लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा कर दे कि हमारी सरकार कांग्रेस है, तुम नहीं हो, दैट्स इट, हम कांग्रेस के भक्त हैं, खत्म।
दूसरा, सैनिक जो है वो अपने देशवासियों पर गोली चलाने से मना कर दे। ब्रिटेन की सरकार पुलिस और सैनिकों के द्वारा ही तो आंदोलन को दबाती थी, खत्म करती थी। आंदोलन का दमन तो पुलिस और सेना ही करती थी ना। तो सेना मना कर दे, पुलिस और सेना के लोग मना कर दे कि हम अपने देश के लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे, जो आज तक वो करते आ रहे थे, तो मना कर देना। राजा महाराजा जनता की, और जितनी देशी रियासतें हैं भारत में, मैं उन देशी रियासतों के राजा महाराजाओं से भी ये कहना चाहूंगा कि आप सभी जनता के साथ हो जाए। आप स्वीकार कर लें कि आप राजा नहीं हैं, आप सेवक हैं। आप जनता की संप्रभुता, प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लो। रियासतों की जनता खुद को भारत का अंग घोषित कर दे कि हम भारतीय हैं, हम भारत देश से जुड़े, हम कोई रियासत के नहीं है। तो उन्होंने जनता से भी कहा, छात्रों से कहा है कि आजादी तक दृढ़ रहने की स्थिति में ही पढ़ाई छोड़े। एक्चुअली क्या हुआ था, ऐसा कई लोग मानते हैं कि महात्मा गांधी जी पहले आंदोलन जब होते हैं ना, तो छात्रों से कहते थे पढ़ाई छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो। छोड़ दिए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में कई छात्रों ने अपने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। और बाद में जब आपने देखा चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी इरविन समझौते के साथ रुक गया था। तो कई सारे लोगों का ना महात्मा गांधी जी से भरोसा उठ गया था, और वो महात्मा गांधी जी की आलोचना करते थे, कैसे बापू ने हमारा भविष्य खराब कर दिया, इनकी वजह से स्कूल छोड़ दिया, इनकी वजह से कॉलेज छोड़ दिया, अब ना कोई स्कूल में एडमिशन दे रहा है, ना करियर है, घर वाले अलग बोलते हैं और करो आंदोलन। आपको तो पता ही है ना, घर वाले ऐसे मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अब घर वाले जो है ना और उल्टे ताने मारते हैं। बड़े आए थे आंदोलन करने, बड़े आए नौकरी छोड़ने, बोला था पढ़ाई मत छोड़ो, बोला था स्कूल मत छोड़ो, कॉलेज मत छोड़ो। अब घर वाले भी ताना दे रहे हैं, कोई अपनी लड़की शादी कराने के लिए तैयार नहीं। जब तुम्हारा बेटा पढ़ता ही नहीं है तो शादी कैसे करे इसकी। तो इस बार उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा बदला कि अगर तुम आजादी तक दृढ़ रह सकते हो अपने इस निर्णय पर, बाद में महात्मा गांधी को गाली मत देना, वरना क्या होगा, वरना बाद में जो है ना आंदोलन बीच में रुका या कुछ हुआ तो बीच में मुझे गाली दोगे कि मेरी वजह से पढ़ाई छूट गई। अगर तुम दृढ़ रह सकते हो तो फिर तुम स्कूल छोड़ देना, पढ़ाई छोड़ देना, वरना मत छोड़ना। ठीक है। इस बार उन्होंने पहले की तुलना में थोड़ा अपने निर्देशों को बदला। सरकारी कर्मचारियों को भी बोला नौकरी नहीं छोड़ना, स्कूल कॉलेज के लिए भी बोला था कि तुम अपनी गारंटी पर छोड़ना। तो ये महात्मा गांधी जी के निर्देश थे। अब महात्मा गांधी जी ने निर्देश दे दिए थे तो कुछ जनता को पता ही था क्या करना है। आंदोलन शुरू हो गया और जिससे जो बना उसने किया। पुलिस थानों, डाक घरों, कचहरी, रेलवे स्टेशन, सरकार की सत्ता के प्रतीकों पर हमला, जो जो चीजें सरकार से जुड़ी थी, मतलब सरकारी भवन, सरकारी आवास, सरकारी इमारतें, संरचनाएं, जो भी है, इन पर हमला किया गया। ठीक है। पुलिस थानों को आग लगा देना, तोड़फोड़ कर देना, डाक घरों, कचहरियों को तोड़फोड़ देना, रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ करना, रेलवे की पटरियां उखाड़ देना। ठीक है। सरकार की सत्ता के अन्य प्रतीकों पर हमला करना, सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा फहराना, सब जगह तिरंगा फहराना, जहां जहां, क्योंकि आपको पता है हर एक सरकारी दफ्तर पर एक ध्वज होता है। तो ध्वज होता था ब्रिटेन का यूनियन जैक, यूनियन जैक को हटा के तिरंगा फहराना, खत्म बात। रेल की पटरियां उखाड़ना, पुल उड़ाना, टेलीफोन तार की लाइनें काट देना, भाई ये तो है। टेलीफोन और इन सारी चीजों से सरकार को खबर मिलती थी। इनको क्यों उड़ाया जाता था, क्योंकि इनसे सरकार को खबर ना मिले और सरकार जो है वहां पर क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों का दमन नहीं करे। गिरफ्तारी दे देना, हड़ताल करना, जुलूस निकालना, पर्चे बांटना, ये सब कुछ हुआ। और यहां तक कि जब सरकार ने गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी बड़े पैमाने पर, तो मैं आपको बताऊं कि हमने नए नए तरीके निकाले। हमने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन शुरू किया, मतलब अंडरग्राउंड। क्रांतिकारियों ने क्या किया, एक रेडियो का कॉन्सेप्ट अपनाया कि जिस पर वो एक खास फ्रीक्वेंसी पर आपस में बात कर सकते हैं। इससे क्योंकि देखो सबके पास कैसे जाएगा आंदोलन को लेके, आगे क्या करना है, मैसेज कैसे जाएगा, आगे कैसे बढ़ना है। तो राम मनोहर लोहिया और ऐसे कई सारे क्रांतिकारियों ने मिलकर एक रेडियो स्टेशन की पूरी प्लानिंग की और वो ऐसे रेडियो पर प्रसारण करके अपनी बात क्रांतिकारियों तक पहुंचाते थे। इस भूमिगत रेडियो में उषा मेहता का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। उषा मेहता ने बहुत जबरदस्त तरीके से भूमिगत रहते हुए उस रेडियो स्टेशन का, उस रेडियो का संचालन में अपनी भूमिका निभाई।
क्वेश्चन आया भी था यूपीएससी में उषा मेहता से पहले। तो उषा मेहता के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन महिलाओं का योगदान है उनमें एक नाम ये भी है, शायद आप में से कई लोग तो इनसे परिचित भी नहीं होंगे। उषा मेहता कौन थी? तो ये ऐसे कई, जैसे भूमिगत, ठीक है, संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया, ये सब अंडरग्राउंड रहकर छिप के काम करते। सरकार इसे खुले में तो नहीं करने देगी ना। खुले में रहकर तो आपको पता है कि बम नहीं ले जाने देगी, पिस्तौल नहीं ले जाने देगी, पैसा नहीं ले जाने देगी। तो ये भूमिगत रह के काम करते थे। पैसा, बम, हथियार, बारूद देश भर में जो है पहुंचाते थे। लोको पायलट, रेलवे के जो पायलट होते हैं, ड्राइवर, उन्होंने सहायता की, उनको ये दे देते थे सामान। किसी दूसरी जगह पे दूसरे क्रांतिकारी आंदोलनकारी को दे दिया करते थे। बिना पैसे के तो पिस्तौल नहीं खरीद सकते, बंदूक नहीं खरीद सकते, बारूद नहीं कर सकते, बम नहीं कर सकते। ये सारी चीजें बंटवाने के लिए कई लोगों ने साथ दिया, ठीक है। और कई सारे लोग मानते हैं कि पूंजीपति ने आंदोलन में भाग नहीं लिया, साथ नहीं दिया, उन्होंने भी दिया। पूंजीपतियों ने मालूम है तिजोरियां खोल दी, उन्होंने पैसा दिया क्रांतिकारियों को बम, पिस्तौल और इन चीजों के लिए कि जाओ, क्योंकि उनको भी पता है कितनी बड़ी घड़ी है ये हमारे लिए। एक महासंग्राम चल रहा है, छोटा मोटा काम नहीं हो रहा है, एक महायज्ञ हो रहा है, और इस महायज्ञ में हर कोई अपनी आहुति देना चाहता है। तो इस तरह से भूमिगत संगठनात्मक ढांचा तैयार किया। अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली। अगले दिन जब 9 अगस्त को सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, तो अरुणा आसफ अली जो है, आसफ अली की पत्नी थी, इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था कांग्रेस मुख्यालय में। सारे बड़े नेता अंदर थे। तो अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, ये सारे बड़े नाम है जो ये सारे चीज करते रहे। गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो का भी संचालन हुआ, और उषा मेहता के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें उषा मेहता का नाम आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या हुआ ये तो मैंने बताया, हिंसा भी हुई, सब हुआ। समानांतर सरकारें, कई जगह पर समानांतर सरकारों की, मतलब एक प्रकार से स्वतंत्र सरकारों की स्थापना हुई। कि जैसे स्वतंत्र होते ना कि हम तो आजाद है, वहां पर अपनी एक आजाद सरकार बनी। तो इस दौरान भारत में कई सारी स्वतंत्र सरकारें बनी। सबसे पहली सरकार ऐसी बनी बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, आपने सुना भी होगा। फिर मिदनापुर में तामलुक नामक स्थान पर ऐसा ही जातीय सरकार का गठन हुआ, और भारत के अलग अलग हिस्सों में ऐसी स्वतंत्र सरकारें, समानांतर सरकारें आम बात थी, जो कि वहां पर अपना नियम चलाती थी, अपना शासन चलाती थी, अंग्रेजों का नहीं। इसमें सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो सरकार चली वो थी सतारा की, महाराष्ट्र में सतारा की। आपको पता है एक समय छत्रपति की राजधानी थी मराठाओं की। सतारा जो है ना वो राजधानी हुआ करती थी मराठाओं की, यहाँ पर छत्रपति रहते थे। तो सतारा की जो सरकार थी वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक चली, 1945 तक चली थी। वाई भी चौहान और नाना पाटिल उसमें आपको प्रमुख रूप से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये समानांतर सरकार। अब आप देखो सरकारी दमन, इतना बड़ा आंदोलन होगा तो आपको पता है सरकार चुप बैठेगी? कदापि नहीं। सरकार तो चुप बैठने वाली नहीं है, यह बात आप भी जानते हो। तो सरकार ने जितनी बार भी दमन किया, पहले भी आंदोलन दबाए हैं, पर इस बार जो उन्होंने हरकतें की, मतलब इस बार जो हद पार कर दी, इस बार सरकार इतनी अमानवीय हो गई, क्रूर हो गई कि उन्होंने एक प्रकार से, वो कहते हैं ना जुर्म की इंतहा, वो कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो इस बार बाजुए कातिल बड़ा खतरनाक था। इस बार बाजुए कातिल ने कहर ढा दिया। सरकार ने हर तरह से आंदोलन को दबाने की कोशिश की, जो भी कर सकती थी वो। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी, हजारों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया। निहत्थी भीड़ पर गोलाबारी करना, मतलब ऐसे कई जलियांवाला बाग जहां लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बस गोलाबारी उनके ऊपर, ठीक है, गोलियां चलवा रहे हैं। यहां तक कि हवाई जहाज से, ऊपर से, आसमान से मशीन गने चलवा रहे हैं। अब ऊपर से मशीन गने चले, सोचो आप कहां बच के भागोगे। तो ये हरकतें भी हुई, ऊपर से भी मशीन गने चले। सामूहिक जुर्माना, अगर किसी गांव के ऊपर शक है कि उस गांव के लोगों ने क्रांतिकारियों का, आंदोलनकारियों का साथ दिया या सरकार से सूचनाएं छिपाई, तो पूरे के पूरे गांव पर सामूहिक जुर्माना, सबसे पैसा वसूला जाता था। इसके साथ संदिग्ध लोगों को कोड़ों से पीटना। अगर कोई
संदिग्ध है, लगता है कि ये क्रांतिकारियों से मिला, आंदोलनकारियों से, तो कोड़ों से पीटा भी जाता था। एक नहीं सुनी जाती थी, बस उनको शक हुआ, मारना शुरू। खाल खींचने वाली बात, मारपीट भी होती थी, यहां तक कि गांवों को आग भी लगा दी गई। ऐसे गांव जो खाली थे, लोग जहां से चले गए उनके डर से, उनको सब जला दिया गया, आग लगा दी गई। मान लो कि भाई सबको पता है पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी, थोड़े समय के लिए कहीं और चले जाए, तो इतने में पूरे गांव के गांव आग लगा दिए गए, सब जला दिया गया। मतलब जो मैं कह रहा था ना, जुर्म की इंतहा, अत्याचार क्या होता है आपको दिखेगा। कई बार हमको पता नहीं है कि आजादी की कीमत लोग समझते ही नहीं है, क्योंकि वो जब पैदा हुए ना तो आजाद देश में हुए, उन्होंने गुलामी देखी नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या क्या होता है, क्या हो सकता है, तो इसीलिए उनको वैल्यू ही नहीं है। उनको लगता है कि ये तो गिफ्टेड है ना, वो इसको ऐसे ही लेते हैं, ग्रांटेड। उनको मालूम ही नहीं है कि इसके लिए कुछ लोगों ने क्या क्या सहा है, क्या क्या किया है। तो ये खाली गांव में आग लगा देना और ये मशीन गन चलाना, हवाई जहाज से सामूहिक भीड़ पर गोलाबारी, सब किया, और इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन का जो है दमन किया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन खत्म हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन खत्म तो हो गया, लेकिन हमको एक बात समझ में आ गई थी कि अब अंग्रेजों के दिन लद गए, बहुत ज्यादा अंग्रेज भारत में नहीं रहने वाले। लेकिन अब दूसरी समस्या आ गई थी। समस्या क्या है? पहले तो समस्या थी अंग्रेजों को भारत से निकालना। अब हमें एक बात तो समझ में आ गई थी कि अंग्रेज भारत से जाने वाले, ये बात तो तय। समस्या ये है कि अंग्रेज भारत से कैसे जाएंगे, क्योंकि एक तरफ कुछ लोग जो है आजादी मांग रहे हैं, बस कुछ लोग मांग रहे हैं कि आजादी के साथ साथ अलग देश भी दे दो। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मामला पूरा उलझा हुआ है। कांग्रेस आजादी से कम पर और अखंड भारत से कम पर राजी नहीं, अखंड भारत चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि हमको अखंड भारत से कम कुछ नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग अड़ी हुई है कि बिना पाकिस्तान की बात नहीं होगी, पाकिस्तान की मांग मानोगे तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो मामला ना उलझ गया। कई लोगों ने कोशिश की इसको सुलझाने की, अपनी अपनी तरफ से। अंग्रेज तो कर ही रहे थे, पर हमने भी कोशिश की, व्यक्तिगत प्रयास भी हुए कुछ। इस बीच आप देखो 1944 में एक फॉर्मूला आता है जिसे राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते ही नहीं। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते। आप सबने नाम सुना होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें सी राजगोपालाचारी कहते, कई लोग इन्हें राजा जी के नाम से भी जानते हैं। तो ये महात्मा गांधी के समधी भी थे, एक प्रकार से इनकी बेटी की शादी महात्मा गांधी के एक बेटे से हुई थी। दक्षिण भारत में इनका अपना एक योगदान रहा है। आपको पता है, इन्होंने जब नमक सत्याग्रह हुआ था तो त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा भी इन्होंने तमिलनाडु में की थी, और ये बहुत पॉपुलर नेता थे। तो राजगोपालाचारी जो है ये महात्मा गांधी के दोस्त भी थे, अनुयायी भी थे, संबंधी भी थे, और गांधीवादी नेता थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला निकाला, ठीक है, एक फॉर्मूला निकाला कि जिसके तहत मुस्लिम लीग और कांग्रेस को दोनों को एक किया जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग जा रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, हम ऐसे बोलते हैं ना, एकता में बल है। अगर आप एक होके नहीं लड़ोगे तो फिर आपकी शक्ति बट जाएगी, और इसका फायदा अंग्रेजों को मिलेगा। तो हम मिलकर लड़ेंगे तो फायदा होगा ना। आप एक बात समझो, कांग्रेस का दुश्मन मुस्लिम लीग नहीं है, अंग्रेज है। मुस्लिम लीग के दुश्मन कांग्रेस नहीं है, अंग्रेज। दोनों के दुश्मन तो अंग्रेज है ना। तो पहले हम उनसे लड़ लें, बाद में आपस के विवाद तो सुलझा लेंगे। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत और ब्रिटिशों से भारत की स्वतंत्रता को लेकर, कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग अलग विचारों के कारण जो मतभेद पैदा हुए हैं उनको सुलझाया जा सके। मतलब हम लोग क्या बात करें, बीच का रास्ता निकालने का। क्या होगा बीच का रास्ता? एक अड़ा हुआ है कि अखंड भारत चाहिए, दूसरा अड़ा हुआ है कि नहीं पाकिस्तान चाहिए अलग। कैसे निकलेगा? क्योंकि बड़ी कठिन है डगर पनघट की। तो पनघट का रास्ता कहां से आएगा? राजगोपालाचारी जी का ये फॉर्मूला इसी नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने महात्मा गांधी का समर्थन भी लिया था, मतलब महात्मा गांधी का समर्थन भी था, और पाकिस्तान की मांग की एक प्रकार से स्वीकृति भी थी। अब मैं आपको बताता हूं कि था क्या। बेसिकली व्हाट वाज द फॉर्मूला, क्या था राजगोपालाचारी फॉर्मूला? इस फॉर्मूले के तहत मुस्लिम लीग से इन्होंने कहा कि आप पहले तो हमारा समर्थन करिए, आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का साथ दो।
हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, और लीग कांग्रेस को केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में सहयोग प्रदान करे। क्योंकि कांग्रेस एक अस्थायी सरकार का गठन करने जा रही है केंद्र में, तो हम चाहते हैं कि लीग भी, ठीक है, लीग भी जो है वो साथ में आए। वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम है ना कि लैपटॉप और फोन में एक साथ लॉगिन नहीं हो रहा है, वो 1-2 दिन में हो जाएगा, डोंट वरी। आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान निकाल लिया है हम लोगों ने। अब देखो क्या था फॉर्मूला, फिर युद्ध जब खत्म हो जाएगा, पहले तो तुम हमारा साथ दो आजादी में, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो एक आयोग का गठन करेंगे। अब चूंकि लीग कांग्रेस का साथ दे रही है तो बदले में लीग के लिए हम भी कुछ करेंगे। हम एक आयोग का गठन करेंगे जो कि उन जिलों की पहचान करेगा जहां मुस्लिमों का स्पष्ट बहुमत है। मतलब जहां जहां मुस्लिम बहुमत में है वहां पर वो आयोग क्या करेगा, जांच करेगा पहले तो कि कौन कौन से जो जिले हैं जो मुस्लिम बहुमत वाले, जहां मुस्लिम ज्यादा हैं, और फिर जो है वहां पर जनमत समर्थन करवाएंगे कि भाई क्या चाहते हो, भारत में रहना या पाकिस्तान में जाना, क्या चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वे लोग, ठीक है, पृथक संप्रभु राज्य का गठन चाहते हैं या नहीं। अगर वो बोलेंगे हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग देश चाहिए, तो दे देंगे, ठीक है। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाए जाएंगे। यदि विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो हम 2 देश बन जाएंगे, आपको अलग देश दे देंगे, लेकिन रक्षा, वाणिज्य और संचार जैसे विषय को लेकर एक संयुक्त समझौता, मतलब इस मामले में कॉमन रहेंगे, बाकी अलग अलग हो जाएंगे। तो ये एक रास्ता था जिसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को खुश करने की कोशिश थी, और इसलिए ताकि हम लोग मिलकर लड़े, क्योंकि अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते थे। वो आपस में आपको लड़ाते रहेंगे और आप पर राज करते रहेंगे। आपको सबसे पहले अपनी मतभेदों को, विवादों को सुलझाना पड़ेगा अगर आप उनसे लड़ना चाहते हो तो। समझे आप लोग। तो ये थी। अब आती है वेवेल योजना। चलो, राजगोपालाचारी फॉर्मूला फेल हो गया। राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्या था ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये चल नहीं पाया, ठीक है। इस फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं रहा। अब एक तरफ से मैं आपको बता दूं, वेवेल योजना भी आई जून 1945 में। जो भारत में उस समय वायसराय था वेवेल, आपको पता होगा माउंटबेटन के पहले जो थे वायसराय वो वेवेल थे। तो इन्होंने भी एक संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को भारतीय प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया गया। शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया भारतीय प्रतिनिधियों का, ये तय करने के लिए कि आगे क्या करना है। वेवेल ने भी एक योजना दी, इसे वेवेल प्लान कहते हैं। वेवेल योजना क्या थी, कई बच्चों को यह भी नहीं पता होगा वेवेल प्लान या वेवेल योजना क्या है। इस योजना के तहत हिंदू और मुस्लिमों को बराबर इक्वल मतलब प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, दोनों को बराबर। चूंकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मुस्लिम जो है वो कम है और हिंदू ज्यादा है, पर चूंकि मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे ना, इनको मुस्लिम लीग को भी साधना है, तो बराबर का प्रतिनिधित्व दे देंगे, जो कि बनता नहीं था। नई परिषद बनाएंगे वायसराय की, और उसमें सारे भारतीय रखे जाएंगे वायसराय और प्रधान सेनापति को छोड़कर। मतलब एक नई परिषद बनाएंगे वायसराय की, और अब की बार सारे भारतीय होंगे। वायसराय भारतीय नहीं हो सकता, वो तो ब्रिटिश ही होगा, लेकिन सारे भारतीय रखे जाएंगे। सेनापति मतलब मेन को छोड़ के बाकी सारे जो मंत्री हैं वो सारे के सारे भारतीय होंगे। सभी विभाग भारतीयों को सौंप दिया जाएगा, रक्षा को छोड़कर, क्योंकि सेनापति ब्रिटिश है। तो रक्षा को छोड़कर सारे विभाग भारतीयों को दे देंगे। मतलब एक प्रकार से ये वैसी सरकार है, साधारण आसान शब्दों में समझो कि जिसका प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश है पर सारे मंत्री भारतीय है। मंत्री भारतीय होके क्या कर लेंगे, हमके तो पीएम भारतीय चाहिए ना। आप समझो, मेन अधिकार तो पीएम के पास में होता है, पीएम तुम हो, मंत्री सारे भारतीय। नहीं चाहिए ऐसी सरकार। क्या करेंगे इसका बताओ। तो इन्होंने क्या किया कि वायसराय रहेगा ब्रिटिश, बाकी सारे मंत्री, सारे सदस्य इसकी परिषद के वो भारतीय हो जाए। वायसराय के अधिकारियों में कोई और उसके अधिकारों में कोई कटौती भी नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है
कि उसके अधिकार में कटौती, वायसराय के अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी और वह विवेकहीन तरीके से अपने अधिकारों का उपयोग भी नहीं करेगा। इसका ये मतलब नहीं जैसा चाहे करे। आखिरकार वेवेल प्लान भी फेल हो गया। वेवेल प्लान, शिमला सम्मेलन, राजगोपालाचारी फार्मूला कुछ भी नहीं चला। फिर ब्रिटेन में चुनाव हुए। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए और इस बार जो बहुमत मिला वो लेबर पार्टी को मिला। विंस्टन चर्चिल की पार्टी चुनाव हार गई और वही था थोड़ा सा अकड़ू आदमी। विंस्टन चर्चिल के जाने से थोड़ा सा भारत की आजादी का रास्ता आसान हुआ, साफ हुआ, क्योंकि मुझे लगता है विंस्टन चर्चिल अगर भारत उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता तो भारत या तो 47 में आजाद नहीं होता और समय लगता थोड़ा सा, ठीक है, या तो टाइम लगता या फिर थोड़ा और हमको मशक्कत करनी पड़ती, उसको लात घूसे ही मारने पड़ते आजादी के लिए, और कुछ नहीं होता। तो ब्रिटेन का नया प्राइम मिनिस्टर बना क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी से। ये पूछा भी जाता है कई सारे एग्जाम में कि आजादी के समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था। और समस्या ये थी कि उस समय दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन की हालत बहुत खराब, मतलब ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन आर्थिक रूप से भी खराब और इज्जत तो खराब हो ही चुकी थी, बहुत नाक कटवा चुका है। पहले दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की अच्छी खासी नाक कटी है। वो तो अमेरिका, सोवियत संघ और इनका भला हो, वरना नहीं लगता कि ब्रिटेन जो है वो हरा सकता था। तो ब्रिटेन की जो पहले दुनिया में इज्जत थी ना, ब्रिटिश एम्पायर, वो इज्जत वो सम्मान उसने खो दिया। तो इस तरह से चुनाव हुए। क्लीमेंट एटली को मालूम था कि भारत पर बहुत लंबे समय तक शासन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब तो भारतीयों को आजाद करना ही पड़ेगा। समझ परिस्थितियां पहले थोड़ी ना है कि अब भारतीय बहुत समय तक जो है गुलाम बने रहेंगे। इस बीच कुछ और चीजें, आजाद हिंद फौज का मुकदमा चला। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को अंग्रेजों ने देशद्रोही साबित करने की कोशिश की, फांसी दे दी, हमने होने नहीं दी। हमने आंदोलन किया, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो, और हमने आजाद हिंद फौज के लोगों को, ये बहुत बड़ी बात थी, हमारी बात मान रहे हैं अंग्रेज। काश 1931 में भारतीयों में ये ताकत होती, हमारी बात में ये वजन होता, तो हम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवा देते। पर 1931 में हमारी बात में उतना वजन नहीं था, लेकिन अब था। हमने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों की हमने फांसी रुकवा दी, उनको माफ करवाया। उसके साथ एक रॉयल नेवी का विद्रोह हो गया। भारत में जो नौसेना थी, ब्रिटिश नौसेना, रॉयल इंडियन नेवी, उसमें एक विद्रोह हो गया। आपको सुना हो रॉयल इंडियन नेवी, शाही नौसेना का विद्रोह हो गया 1946। तो अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई थी कि भारत में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि सब हमारे खिलाफ हो गए। पुलिस और सेना भी, पुलिस, सेना, प्रशासन सब उनके खिलाफ हो गया था। तो 1945-46 में भारत में फिर चुनाव करवाए गए लंबे समय के बाद, 1935 के अधिनियम के तहत। इस बार कांग्रेस को सामान्य स्थानों पर और मुसलमानों के स्थानों पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली। आपको पता है मुस्लिम लीग लगातार पाकिस्तान की मांग कर रही थी, और जब भारत में इलेक्शन हुए 1945-46 में, तो जितनी सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी, आरक्षित थी, उस पर मुस्लिम लीग को सफलता मिलना एक बहुत खतरे की घंटी थी। ये खतरे की घंटी इसलिए थी, मतलब कहने का मतलब सीधा सा है कि मुसलमान जो है भारत के, जहां जहां मुस्लिम लीग को सफलता मिली है, वो पाकिस्तान चाहते हैं। बात क्लियर थी, मैसेज क्लियर था। अगर वो लोग पाकिस्तान नहीं चाहते तो मुस्लिम लीग को सीट कहां से मिलती इतनी? मुस्लिम लीग के इतने लोग तो जीत ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो आजादी अलग पाकिस्तान के लिए अड़ी हुई है। और इतने लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट कर दिया, मतलब पक्का वहां के लोग अलग होना चाहते। एक मैसेज जो अब हमको क्लियर था कि देश तो अब जो है बट गया है, पहले ही बट गया है। आखिरकार केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को 59 और मुस्लिम लीग को भी 30 सीट मिल गई इस बार। यहां तक लोकसभा जो हमारी, वहां भी ये हालत हुई। प्रांतों में 11 में से 8 को बहुमत, और बंगाल और सिंध जहां मुसलमान ज्यादा थे वहां मुस्लिम लीग की सरकारें बन गई। तो ये भी एक मैसेज था। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। अब एक तो पता था, बात क्लियर थी कि भारत आजाद होगा,
तो कैसे होगा? लेकिन मैं वही सुन, अंग्रेज सरकार ना फंस गई। एक ना गले की हड्डी ना निगलते बनती है ना उगलते। अंग्रेज सरकार की हालत ऐसी थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि भारत से कैसे जाएं, कोई फॉर्मूला निकालते हैं और फिर भारत से जाएं। कैबिनेट मिशन के तौर पर मतलब 3 ब्रिटेन के जो मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल जो पहले भी आए थे, स्टेफर्ड क्रिप्स जो सॉरी विंस्टन चर्चिल नहीं स्टेफर्ड क्रिप्स जो पहले भी आए थे, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, 3 लोग। फिर बता रहा हूं, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, 3 ब्रिटेन के मिनिस्टर मंत्री, तीनों को भारत भेजा गया। इसको कैबिनेट मिशन कहा गया क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो ये ब्रिटिश संसद ने भारत में अपने 3 मंत्रियों को मार्च 1946 में भेजा। ये भारत के वायसराय वेवेल से मिला, भारतीय नेताओं से मिला और इन सबसे मिलकर इसने एक योजना बनाई जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जाना जाता है, कैबिनेट मिशन के नाम से भी बोल सकते हैं। क्यों भेजा गया? कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था? कैबिनेट मिशन के भारत आने का मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना। पूर्ण स्वराज मतलब अब जाके अंग्रेजों ने मान लिया था भारत को आजाद करना, अब भी तक नहीं माने थे। डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, औपनिवेशिक स्वराज दे देंगे, फलाना दे देंगे, ठिकाना दे देंगे, आजादी पर बात करो भाई। तो आखिरकार उन्होंने कहा कि ठीक है भारत को आजाद करना है, पर कैसे करना है? इसके लिए एक नया संविधान बनेगा और संविधान के लिए संविधान सभा बनेगी। संविधान सभा का पहली बार फॉर्मूला इसने बताया कि संविधान सभा कैसे, कितने लोग होंगे, कैसे चुने जाएंगे, ये सारी बातें। एक अस्थायी सरकार, इसी समय भारत में एक अस्थायी सरकार की बात भी की गई कि भारत में भारतीयों से मिलकर एक अस्थायी सरकार बनेगी। अरे अभी कहां, कोई जाएगा नहीं। देश की आजादी का दिन 15 अगस्त का दिन है और आज देश की आजादी से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। क्या इससे इंपॉर्टेंट बात, जरूरी चीज भी है क्या आपके लिए कुछ? इतनी देर तक आप बने रहे पर थोड़ा सा और रुक नहीं सकते? आजादी नहीं देखेंगे, देश को आजाद नहीं करवाएंगे, थोड़ा और रुकिए। मैं वही कह रहा था कि हमको ना प्लेट में परोस के आजादी मिल गई तो हमें उसकी वैल्यू नहीं, हम इतना भी नहीं कर सकते इसके लिए। तो क्या उम्मीद करते बताइए आके आप आजादी के संघर्ष में भाग लेके देश को आजाद कराने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते? बताइए, अगर 1.5 घंटा 2 घंटा नहीं दे सकते देश की आजादी के लिए और फिर क्या, बस देशभक्ति वहीं तक। तो ये अभी थोड़ा सा और रुको, बस हम लोग पहुंचने वाले हैं, ठीक है, जहां जाके ये सेशन एंड हो जाएगा। तो ये जो आपने देखा ना, इस तरीके से कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने क्या किया, प्रांतीय विधानमंडलों को 3 समूह में बांट दिया। जितने भी भारत में प्रांत थे ना, प्रांत 11 प्रांत में विधानमंडल थे, 3 समूह में बांट दिए। पहला मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, हिंदू बहुसंख्यक, मतलब जहां पर हिंदू बहुसंख्यक थे, दूसरे धर्म के लोग अल्पसंख्यक। फिर समूह ख, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिंध, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत जहां मुस्लिम ज्यादा थे। और तीसरा था बंगाल और असम, और यहां भी मुस्लिम ज्यादा थे। मतलब 3 में से एक समूह था जहां हिंदू बहुसंख्यक और 2 समूह में वो प्रांत थे बी और सी। ये है ए, ये है ग्रुप बी और ये है ग्रुप सी। बी और सी में मुस्लिम ज्यादा है और ए में जो है वो हिंदू ज्यादा है। अब मुस्लिम लीग चाहती है कि ये समूह जो है ना, ये ग्रुप जो आपने किया है ये कंपलसरी हो जाए, मतलब कोई भी अपना ग्रुप चेंज नहीं कर पाए। कि अगर मान लो बंगाल चाहे कि हम ए में चले जाएं तो नहीं जा सकता, एक बार फिक्स हो गया तो हो गया। कांग्रेस चाहती थी कि ऐसा ना हो, फिक्स मत करिए, ठीक है, इसको लेके लड़ाई हो गई। हर प्रांत को अलग अलग कार्यपालिका और विधायिका दी जाएगी और समूह बनाने का अधिकार होगा। प्रत्येक समूह को अपने अधीन रखे जाने वाले प्रांतीय विषयों के संबंध में निर्णय का अधिकार होगा। और सत्ता हस्तांतरण के बाद भारतीय राज्यों से संबद्ध सर्वोच्च शक्ति न इंग्लैंड के पास रहेगी न भारत के पास, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें कर दी गई। और कैबिनेट मिशन की योजना में क्या था देखो, और ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। तो ये सारे प्रांत जितने भी अलग अलग समूह में, इन सभी समूहों को मिलाकर ब्रिटिश भारत जो है और देशी रियासतें सबको मिला देंगे। जहां राजा महाराजा है उनको भी,
एक अखिल भारतीय संघ, जैसे वर्तमान में आपको दिखता ना अखिल भारतीय संघ, एक संघ है जिसमें 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसा। तो इन्होंने कहा कि एक संघ बनाएंगे जिसमें केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी जाएगी, मतलब प्रांतों के पास प्रांतीय सूची, राज्य सूची, केंद्र के पास केंद्र सूची, ऐसे ही अवशिष्ट शक्तियां दे देंगे प्रांतों को, मतलब यहां प्रांतों को पावरफुल बनाया जाएगा। लीग ने जो पाकिस्तान की मांग की थी वो फिर मना कर दी, पाकिस्तान नहीं होगा। साफ तौर पर पाकिस्तान की मांग को अंग्रेज स्वीकार नहीं कर रहे थे। और कब किया मालूम है? माउंटबेटन योजना 1940 में पाकिस्तान की मांग शुरू की थी मुस्लिम लीग ने, और 1947 में जाके उसको स्वीकार किया अंग्रेजों ने। 7 साल लगे, 7 साल में एक बार भी नहीं बोला अंग्रेजों ने कि पाकिस्तान होगा। और यही बात थी कि मुस्लिम लीग बार बार फूफा जी की तरह मुंह फुला लेती थी, नाराज होकर शादी से चली जाती थी, कोई भी शादी हो, किसी की भी शादी हो परिवार में, वो चली जाती थी, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा है, पाकिस्तान इसने भी मना कर दिया। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान है। इसके साथ संविधान का निर्माण होगा, उसके बाद ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों को सार्वभौम संप्रभुता का अधिकार सौंप देगी कि जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो, भारतीय संघ में सम्मिलित होने या न होने का निर्णय खुद लेंगे। ये एक गलत प्रावधान। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हो? दूसरी तरफ तुम ही कह रहे हो कि भारत में रहना है कि नहीं रहना है, ये राज्य खुद तय करेंगे। देशी राज्य जो है ना, मतलब ये आप स्वयं तय करेंगे कि भारतीय संघ में रहना है कि नहीं रहना है, ये भी बोल रहा है। मतलब एक तरह से अगर किसी को अलग होना है तो हो सकता है, तो ऐसे तो भारत में 10 पाकिस्तान बन जाएंगे। तो ये भी कह रहे हैं इस तरीके की बात। फिर संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से होगा। ये सब आप संविधान में पढ़ते हो कि कुल जो है 389 सदस्य संविधान सभा में होंगे। 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति संविधान सभा में होगा, है ना। आपको पता है कि उस समय भारत की जनसंख्या 39 करोड़ के आसपास, थोड़ी सी कम थी, तो इसीलिए 389 सदस्य संविधान सभा में रखे गए। सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। देशी रियासतों के सदस्य जो है वो वहां के राजा महाराजाओं मनोनीत होंगे। 93 सीट्स उनको भी दी गई थी। तो इस तरीके से अब मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया, मुस्लिम लीग ने मना कर दिया, हम नहीं मानते कैबिनेट मिशन योजना को, और हमें तो अलग पाकिस्तान चाहिए। और अब उनको लगा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। इंडिया ने क्या किया? धमकी दी कि अब हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे। क्या करेंगे? प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन। और इसीलिए 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता के, ठीक है, भारत में जहां जहां सरकार थी मुस्लिम लीग की, वहां भयंकर दंगे हुए और हिंदुओं को और दूसरे धर्म के लोगों को मारा गया। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान नहीं दे रहे हो, तो मतलब लड़ के लेंगे। अब आप ऐसे नहीं दोगे तो दंगा करके लड़ाई जो है हम ले लेंगे। तो इन्होंने इस तरीके से प्रत्यक्ष कार्यवाही की और 16 अगस्त 1946 को भयंकर दंगे हुए भारत, खास करके जहां जहां मुस्लिमों को बहुसंख्यक थे, वो जहां जहां उनको ज्यादा सीट मुस्लिम लीग की सरकारें थी वहां पर, ये दिखाने के लिए कि अगर अलग पाकिस्तान नहीं दिया तो हम किसी भी हद तक जा सकते। ठीक है, तो इस तरीके से तेजी से बदलाव आया। अनेक स्थानों पर फिर भारत में खूब दंगे हुए, 5000 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए, और कई सारे, खास करके कलकत्ता, सिलहट, नोआखली, बिहार, त्रिपुरा, गढ़मुक्तेश्वर, ये कुछ जगह जहां पर सबसे ज्यादा इनका प्रभाव पड़ा और लोग मारे गए। इस बीच भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जो एक था कि हम एक अंतरिम सरकार बना देंगे भारतीयों से बना के। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, और उसके बाद अगले महीने 2 सितंबर 1946 को भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। पंडित नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता, मतलब उपाध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में। इस सरकार का अध्यक्ष था वायसराय वेवेल।
वेवेल। कई बार पूछा जाता है अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे, तो बच्चे नेहरू लगा देते हैं। नेहरू नहीं थे, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष वायसराय था, वेवेल लॉर्ड, और नेहरू इस सरकार के उपाध्यक्ष थे। तो इस तरह से सरकार बन गई। और मुस्लिम लीग ने शुरुआत में तो मना कर दिया कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। बाद में उनको लगा कि ऐसे तो नुकसान हो जाएगा, कांग्रेस मंत्री बना देगी अपने लोगों को और हम तो कमजोर पड़ जाएंगे। तो वेवेल के कहने पर मुस्लिम लीग सरकार में बाद में शामिल हुई और लगभग 5 मंत्री पद उसको भी दिए गए, वित्त मंत्री को मिलाकर। तो कुछ मंत्री जो है मुस्लिम लीग से भी बनाए गए और संविधान सभा का गठन भी हुआ। अब सरकार की बात करूं तो ये देखो, ये है पहली अंतरिम सरकार देश की। कई बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, देश की पहली अंतरिम सरकार में कौन किस पद पर था। तो इस सरकार के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, अध्यक्ष वायसराय वेवेल था। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, मतलब उप प्रधानमंत्री जैसे। विदेशी मामले और कॉमनवेल्थ ये इनके पास था। वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया, विभाग दिया गया। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया, जो कभी भारतीयों को देने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अब एक भारतीय जो है ना, अब एक भारतीय रक्षा विभाग भी धारण करता है। डॉक्टर जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति विभाग दिया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग, निर्माण खनन और ऊर्जा दिया गया। CH भाभा को, राजेंद्र प्रसाद साहब जो भारत के पहले राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष, सब आप जानते हो, कृषि और खाद्य दिया गया। जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम को श्रम विभाग। अरुणा आसफ अली के पति आसफ अली को रेलवे। लिया, ये मुस्लिम लीग के 5 मंत्रालय इनके हैं। लियाकत अली खान वित्त। इब्राहिम इस्माइल आई चुंदरीगर वाणिज्य मुस्लिम लीग। अब्दुल रब निश्तर मुस्लिम लीग संचार। गजनफर अली खान मुस्लिम लीग स्वास्थ्य। और जोगेंद्र नाथ मंडल कानून मुस्लिम। 5 मुस्लिम लीग के मंत्री। पूछ लिया जाता है कितने मंत्री जो है अंतरिम सरकार के लीग से थे, 5 मंत्री लीग के थे। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है लास्ट। बस हम आ गए हैं हमारे अंतिम मुद्दे पर। भारत में अभी भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस लगातार जो है वो आपस में भिड़ रहे हैं और एक रास्ते की तलाश है। अभी भी अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत से कैसे जाएं। तो क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल की जगह माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाया और माउंटबेटन को यह कहा कि तुम भारत जाके और कैसे भी करके भारत को जो है आजाद करने का, भारत से निकलने का एक रास्ता निकालो। तो फरवरी 1948 की बात है, 1947 फरवरी 1947 की बात है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एटली ने घोषणा की थी कि अंग्रेज जून 48 के पहले पहले भारत छोड़ देंगे। मतलब अब हमको एक डेट मिल गई थी, अल्टीमेटम, जून 48 तक भारत आजाद हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाया गया और इसको एक काम दिया गया, कैसे भी करके भारत से सत्ता हस्तांतरण का रास्ता निकालो कि कैसे भारत से हम बाहर जा सकते हैं। समझ गए आप लोग? आगे माउंटबेटन भारत आया। भारत के नेताओं से सबसे बातचीत करके सभी दलों से इन्होंने एक प्लान बनाया। 3 जून 1947 को उनका ये प्लान आया, इसीलिए इसको 3 जून योजना भी बोलते हैं, डिकी बर्ट प्लान भी बोलते हैं और माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। 3 जून 1947 को आखिरकार माउंटबेटन ने वो रास्ता निकाल लिया जिस रास्ते से भारत की आजादी का रास्ता आता है। माउंटबेटन की ये योजना भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के लिए थी और आखिरकार उन्होंने कहा कि भाई अब हम क्या करेंगे, हम आपको बता दें। सारा प्लान रेडी है। हमारे नए प्लान के मुताबिक क्या होगा सुनो। पहला, भारत को आजाद किया जाएगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान 2 देशों में विभाजित किया जाएगा, मतलब बंटवारा होगा। एक अलग देश होगा पाकिस्तान के नाम से, दैट्स क्लियर। अब ये समझ जाओ, पहली बात, दोनों डोमिनियन होंगे जब तक इनका संविधान नहीं बन जाता, जब तक इनका संविधान लागू नहीं होता, तब तक जो है ये ब्रिटेन के अधीन रहेंगे, मतलब डोमिनियन का दर्जा रहेगा। फिर जब इनका संविधान बन जाएगा तो ये पूरी तरह से संप्रभु गणतंत्र या जो इनको बनना है बन जाए। तो इस तरह से विभाजन होगा। पंजाब और बंगाल का विभाजन होगा।
पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में। पश्चिमी बंगाल भारत में और पूर्वी पंजाब भारत में होगा। उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह करवाया गया, वो पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण के लिए अलग संविधान सभा, क्योंकि भारत में जो संविधान सभा बनी थी उस संविधान सभा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, तो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनेगी। रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा, उनके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान। माउंटबेटन योजना ने रियासतों को दो ही ऑप्शन दिए थे, वो तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने 3 ऑप्शन दे दिए थे कि आजाद भी रह सकते, स्वतंत्र भी रह सकते, तो या तो भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान में माउंटबेटन योजना के तहत। और 15 अगस्त 1947 का दिन फिक्स कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है क्या हो जाएगा, भारत आजाद हो जाएगा।